नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2386 करोड़ का अनुपूरक बजट बहुमत से पास हो गया। बजट पारित होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों की ओर से सदस्यों ने अपने अपने तर्क रखे। चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया होने पर हमें अभिमान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 26,000 करोड़ देना था, 6,000 करोड़ नहीं मिले हैं। इसमें से 4,500 करोड़ क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना था, लेकिन लगभग 2,600 करोड़ मिला है। 2020 में भारत सरकार के कहने के बाद भी प्रदेश सरकार ने अभी तक ऋण नहीं लिया है। 3,109 के मुकाबले 507 करोड़ ही जीएसटी का मिल पाया है। हमने केंद्र से बेहतर काम किया। 30% केंद्र का राजस्व घाटा है, जबकि छत्तीसगढ़ का राजस्व घाटा 7% से भी कम है। विपक्ष के आरोपों पर भूपेश बघेल ने कहा, हमारे भौरा चलाने पर, गेड़ी चढ़ने पर आपको आपत्ति है, लेकिन हमारी संस्कृति है, हम इसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना समेत गोधन न्याय योजना का जिक्र किया। कहा कि जिसके पास न खेत हैं न मवेशी है, वो भी गोबर बेचकर मुनाफा कमा रहा है। 2 लाख लोग गोबर बेचने के लिए पंजीयन करा चुके हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, अपनी श्रेष्ठता पर हमें गर्व होना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं करना चाहिए। पूरा का अनुमान जो बजट है एक नज़र में बताना चाहूँगा। वो मुख्य बजट 1,02,907 करोड़ का था। प्रथम अनुपूरक का आकार 3,807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक का आकार 2,387 करोड़। इस प्रकार से कुल मिला के जो बजट का आकार अब 1,09,101 करोड़ का हो गया है। वास्तविक में इस बजट को यदि पूरा आप देखेंगे तो कर्ज लेकर के कर्ज पे ब्याज पटाने की व्यवस्था के लिए बजट लाई गई है। पूरे 20 साल के यदि आप देखेंगे तो प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे खस्ता हालत इस सप्लीमेंट्री बजट के द्वारा दिखाई दे रही है। विधानसभा में पोलावरम बांध का मामला एक बार फिर से उठा। जनता कांग्रेस की रेणु जोगी ने यह मामला उठाते हुए पूछा कि बस्तर का कौन कौन सा इलाका इससे प्रभावित होगा, इसे बचाने के लिए सरकार क्या कर रही। इस पर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने स्वीकारा कि पोलावरम बांध से कोंटा मुख्यालय समेत 9 गांव डूबेंगे। 18,510 नागरिकों को प्रभावित उनकी रिहाइश होने वाली है। सरकार नागरिक हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है। भाजपा के अजय चंद्राकर ने पूछा कौन कौन से मुद्दों पर याचिका लगी है। दूसरे नेताओं ने कहा अफसरों को वहां भेजकर स्थिति का आकलन कराएं। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर उत्तर दिया कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके डुबान क्षेत्र में आ रहे हैं। पोलावरम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों ने भी केस किया है। पोलावरम बांध का निर्माण आसान नहीं है। मंत्री ने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास की नीति बनाएंगे। तो पोलावरम बांध का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में गूंजा। विधायक रेणु जोगी ने इस मसले पर सरकार से सीधे सवाल पूछा कि कितने इलाके प्रभावित हो रहे हैं और सरकार उनके लिए क्या कर रही है। सरकार ने स्वीकार किया कि एक बड़ा हिस्सा प्रदेश का इससे प्रभावित होगा। एक बड़ी आबादी 18,510 नागरिकों की रिहाइश वाली प्रभावित होगी और उनके विस्थापन के लिए एक नीति बनाने का भी जिक्र मंत्री ने किया। पोलावरम का बांध, मेरा प्रश्न है रुका कब है? पोलावरम में केनाल के पूरे काम चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का हेडवर्क का पूरा काम करीब करीब पूरा हो चुका है। सिर्फ केनाल के कुछ काम बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रीट दायर किया हुआ है। हमने कहा है जब तक छत्तीसगढ़ के हितों का संरक्षण नहीं होगा इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, सदन में इसकी जानकारी देते हुए मैंने कहा कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय से हम उम्मीद करते हैं हमें न्याय मिलेगा और हम अपने जो डूब में आने वाले गांव और क्षेत्र है और वनवासी हैं उनकी हम मदद कर पाएंगे।
तो विधानसभा में आज अनुपूरक बजट को लेकर काफी गर्मागर्म बहस हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्टार, अनुपूरक बजट को लेकर दोनों पक्षों के तर्क भी सामने आए हैं और इस पर जमकर बहस भी हुई है, बताएं इस बारे में। बहसबाजी के बाद, तमाम चीज़ों के बाद करीब 2300 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पेश हो गया है। और इस बजट को लेकर जब चर्चा चल रही थी उस पर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी बहस भी हुई है, जहां विपक्ष ने तमाम आरोप सरकार के ऊपर लगाए। तो उसके बाद बजट को लेकर जब विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्टता से सरकार की नीति रखी कि आखिर बजट का किस तरीके से प्रावधान, और हर उनके जो सवाल थे, जो आरोप थे, उसका जवाब भी दिया है। यहाँ पर कर्जों को लेकर भी बातचीत हुई कि आखिर बजट में प्रावधान किस किन चीज़ों के किए गए हैं। विपक्ष का जहाँ आरोप था कि सरकार ने जो बजट का प्रावधान किया है उसमें कहीं भी कोई विकास की चीज़ें या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप के तौर पर चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा कि जो अनुपूरक बजट है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया, जो चीज़ें आवश्यकता महसूस की जा रही, चाहे किसानों के मामले हो, धान की बात हो या फिर कोरोना से निपटने की बात हो, तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए बजट के लिए जो आवश्यकताएं जरूरी थी उस पर फोकस किया। तो दिन भर की जो बजट के ऊपर जो कार्रवाई रही थी, कुल मिलाकर काफ़ी कुछ सत्ता और विपक्ष के बीच में चर्चा के दौरान काफ़ी हंगामा भी हुआ और तीखी नोकझोंक भी यहाँ पर देखने को मिली थी। जी, तो कुल मिलाकर के बहस हुई और बहस के बाद भले ही अनुपूरक बजट पास हो गया, लेकिन दोनों तरफ से केंद्र और राज्य तक की सरकारों के बजट का कंपैरिजन, तुलना और उसके अध्ययन की बातें यहाँ की गई हैं। बहुत शुक्रिया स्टार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सदन में बिलासपुर के सीवरेज प्रोजेक्ट का मुद्दा उठने के बाद एक बार फिर शहरी सियासत गरमाई हुई है। निगम सत्ता में काबिज कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा इसको लेकर आमने सामने है। प्रोजेक्ट की लेटलतीफी और गड़बड़ियों को लेकर दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। 13 वर्ष बाद भी सीवरेज प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर अब भी सवाल हैं। पिछले 13 साल से बिलासपुर प्रदेश के इस पायलट प्रोजेक्ट की वजह से हर दिन जूझ रहा है। 2008 में 234 करोड़ के सीवरेज प्रोजेक्ट में 310 करोड़ के टेंडर के साथ योजना पर काम शुरू हुआ, जिसके बाद साल दर साल प्रोजेक्ट पूर्ण करने की अवधि बढ़ती गई। योजना की लागत 430 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। अब प्रदेश के साथ नगर निगम में भी कांग्रेस की सत्ता है, लिहाजा कांग्रेस इसे भाजपा का फ्लॉप प्रोजेक्ट बताकर बंद करने की मांग कर रही है। शहर विधायक ने यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया। इधर भाजपा का आरोप है कि भाजपा सरकार का प्रोजेक्ट होने के कारण कांग्रेस इसे पूरा करना नहीं चाहती। हालांकि निगम के अफसरों का कहना है कि कोरोना के कारण सीवरेज का काम प्रभावित हुआ है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सत्ता पक्ष का काम है विकास के कार्य को गति देना। हम गति देने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है, ये हमेशा हमारी इस बात के लिए आलोचना करते थे कि हम सीवरेज के काम को करा नहीं पा रहे हैं, और जब 232 किलोमीटर का काम हम करा दिए और ये 2 वर्षों में ये लोग उस काम को पूर्ण करने के बजाय स्थानीय विधायक का ये कहना कि इस परियोजना को बंद कर देना चाहिए, ये अत्यंत ही हास्यास्पद है। कोरोना काल के कारण इसमें जो काम करने वाले हैं वो बाहर के बंगाल के मजदूर हैं, वो चले गए थे, इसलिए काम कुछ दिनों से रुका हुआ था। अभी वो मजदूर वापस आ गए हैं और काम स्टार्ट कर लिया गया है और इसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा कर सकें। आपको बता दें कि बिलासपुर में सीवरेज प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2008 में हुई। तब इसकी लागत 310 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 430 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 273 करोड़ सीवरेज पर खर्च हो चुके हैं। इसी तरह ट्रीटमेंट प्लांट पर 54 करोड़, 20 करोड़ पीएमसी और दूसरे काम में खर्च हो चुके हैं। 13 साल में 258 किलोमीटर के लक्ष्य में 233 किलोमीटर पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। वहीं हाइड्रो टेस्टिंग 1 किलोमीटर कर परियोजना से अब तक सिर्फ 2800 घरों को जोड़ा गया है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। यूं तो राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप बड़ी आम सी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच ट्विटर पर जो जुबानी जंग छिड़ी है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासी बयानबाजी में भाषा की मर्यादा तार तार है। एक दूसरे को गधा और कुत्ता जैसे शब्द कहे जा रहे हैं।
यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने देश में तेंदुओं की संख्या बढ़ने पर पशु संरक्षण का काम करने वाले लोगों को बधाई दी। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से मोदी के ट्वीट पर सवाल पूछा गया कि 2014 के बाद गधे भी बढ़े हैं, कोई अनुमान है कितने प्रतिशत? ट्वीट में गधों की संख्या पूछे जाने से ज्यादा आपत्तिजनक बात 2014 के बाद से थी, जिस पर भाजपा भड़क गई। फिर छत्तीसगढ़ भाजपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया कि 2 सालों में छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है, पागल भी हो गए हैं उनमें से अनेक। जल्द ही कांग्रेस ने दूसरा ट्वीट कर पूछा कि पर्याप्त है ना, या नया सदस्यता अभियान चलाएगी भाजपा? कांग्रेसी और भाजपाई दोनों ही ये मानते हैं कि भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, लेकिन अपने ट्वीट के लिए गलती मानने को दोनों तैयार नहीं। सार्वजनिक जीवन में लोकतांत्रिक मर्यादाओं में हमको रहना चाहिए। शिष्टता, शालीनता और शब्दों का जो सरलता है वो व्यक्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राजनीति में इस प्रकार किसी भी बात का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपने अपने आइडियोलॉजी को लेकर के, अपने अपने विचारधारा को लेकर के हम लोग राजनीति में आते हैं और उसी के अनुरूप काम भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को जानवरों से उसका तुलना करे। ये भारतीय राजनीति में इसको कभी भी स्थान नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के जो परंपरा हुआ है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति हुआ है और एक यहाँ के शालीनता है, मुझे मौका लगता है कि बना के रखे के आवश्यकता हवे। का है, हल्का बात, हल्का राजनीति, हल्का ट्वीट करे की आवश्यकता नहीं है। गंभीरता का भी, बहुत सरल शब्दों में भी गंभीरता होकर दिखाई पड़ सकत है और एकर सेती एमा बचे के आवश्यकता है और नियंत्रित करे के भी आवश्यकता है। पूरी जनता के नेतृत्वकर्ता और चुने हुए हैं, और अगर वो कोई एथेंटिक आंकड़ा शेर और बाघ का जारी करते हैं तो उस पर या तो खुशी व्यक्त करना चाहिए या आंकड़े गलत है ये कहना चाहिए। इन्हें गधे ही दिखते हैं कांग्रेसियों को, तो कोई क्या करेगा। नेताओं की भले ही जो दलील हो, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियों की भाषा आम लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या राजनीति का स्तर इस हद तक गिराना जरूरी है कि गधे और कुत्तों की संख्या गिनने पर उतर आए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी कल सुशासन दिवस मनाने वाली है। इस मौके पर रायपुर के आजाद चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण LED के जरिए होने वाला है। इसके बाद इसी जगह पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में बीजेपी विधायक प्रदेश के किसानों की मांगों को लेकर सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए बीजेपी को नसीहत दी कि उसे देश भर के किसानों की तकलीफ को लेकर भी सत्याग्रह करना चाहिए। दिनांक 25 दिसंबर को स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। कल प्रातः 11 बजे आजाद चौक पर यह कार्यक्रम आयोजित है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी पे आप क्यों कुछ नहीं कहना चाहते? मैं समझता हूँ देश का किसान इसको समझता है। 1000 LED लगाएं चाहे 10,000 LED लगाएं, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बहुत तेजी से फैलने वाले नए स्ट्रेन के पाए जाने के बाद अब वहीं वायरस का एक और नया स्ट्रेन भी सामने आ चुका है। ये दूसरा नया स्ट्रेन बेहद संक्रामक है। विशेषज्ञों ने आगाह किया कि वायरस के नए स्वरूप के कारण देश संक्रमण की दूसरी लहर झेल सकता है। दावा है कि ये पहले वाले वायरस के मुकाबले 70% अधिक संक्रामक है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का जिस तरह से नया स्वरूप मिला, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में वायरस के अलग प्रकार का पता चला। हालांकि WHO की माने तो स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं। सरकार इस पर पूरी नजर रखे है। भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट 31 दिसंबर तक रोक दी हैं। इसके पहले यूरोप और दुनिया के कई दूसरे देशों ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ में ब्रिटेन से 91 लोग आए, जिसमें 40 रायपुर से, 34 दुर्ग में और 17 दूसरे जिलों में हैं।
इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि सभी को होम क्वारंटीन की सलाह दी जा रही है। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाएगा तो उनको अलग से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा। इसके साथ ही जिनके भी ये संपर्क में आए उनकी भी जांच होगी। जैसे मान के चलें कि यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे लेके, उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरसेस में। तो ये एक से दूसरे पे तेजी से आएंगे। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरीके से। व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हुए, उनमें बीमारी ज़्यादा सीरियस हुई, सीवियर हुई। अभी तक जो दिखाई देता है उससे लगता है कि ऐसा नहीं है। दिस म्यूटेशन इज नॉट अफेक्टिंग सिवियरिटी ऑफ डिजीज एज वी अंडरस्टैंड टुडे। नंबर 2, डज इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ डेथ इन दैट कंट्री जहां से आया, क्योंकि वहीं का ही ये नॉलेज है अभी? द आंसर इज नो। सो द केस फैटेलिटी रेट इज नॉट affected by this mutation. Hospitalization is not affected by this mutation. Seriousness of the disease is not affected by this mutation. What is affected is tendency to infect more people. राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को नए सिरे से जिलों का प्रभार सौंपा है, जिसमें AMD को रायपुर, गौरव द्विवेदी को बिलासपुर, परदेसी सिद्धार्थ को दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई। ACS रेणुजी पिल्ले को धमतरी, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को सरगुजा, बलरामपुर, मनिंदर कौर द्विवेदी को महासमुंद का प्रभारी बनाया। सचिव M गीता बेमेत्रा और कबीरधाम, सोनमणि बुआ को बस्तर, DD सिंह को बलौदा बाजार, रीता शांडिल्य को मुंगेली, अविनाश चंपावत को दंतेवाड़ा, निरंजन दास को रायगढ़, प्रसन्ना R को राजनांदगांव, उमेश अग्रवाल को बालोद और इसके अलावा धनंजय देवांगन को जांजगीर चांपा की जिम्मेदारी दी गई। विशेष सचिव S प्रकाश को कोरिया, अंकित आनंद को कांकेर, संचालक P दयानंद को सूरजपुर, विशेष सचिव CR प्रसन्ना, हिमशेखर गुप्ता को गरियाबंद, कैसर अब्दुल हक को GPM, नीरज कुमार बंसोड़ को सुकमा, प्रियंका शुक्ला को नारायणपुर कोंडागांव, तंबोली अयाज को फकीर बीजापुर का प्रभारी बनाया गया है। एक बड़ी खबर तखतपुर से मिल रही है। 2 कर्मचारी झुलस गए। मारुति मेंटेनेंस वर्कशॉप में आग लग गई, जिसमें 2 कर्मचारी झुलस गए। सर्विस सेंटर में गैस रिसाव की वजह से आग लगी है। 2 कर्मचारी इसमें बुरी तरह झुलस गए। तस्वीरें आप देखें, एक भीषण हादसा हुआ। मारुति मेंटेनेंस वर्कशॉप में गैस का रिसाव हुआ और आग लगी, जिसमें 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। तखतपुर से बड़ी खबर, देखें आप तस्वीरें। बरेला गांव का मामला है और हमारे सहयोगी शील कुमार पाठक जुड़ गए हमारे साथ में। जी बताएं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे हुआ हादसा? बरेला के यहाँ पर मारुति वर्कशॉप है, यहाँ पर गैस वेल्डिंग का काम हो रहा था, जिसमें जो हमारा रसोई गैस का सिलेंडर का भी इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा था। अचानक गैस लीकेज से वहाँ पर उत्पन्न हुई और वहाँ पर काम कर रहे 2 वहाँ के श्रमिक गंभीर रूप से चोट लगी उनको। जी, उनकी स्थिति के बारे में कुछ पता चल पाया? उनको बिलासपुर रिफर किया गया है और इलाज चल रहा है अभी सभी फिलहाल उनका, और एक की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है अभी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आग में 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए हैं, बिलासपुर रेफर करना इनको बताया गया। और रायपुर से एक अहम खबर है। क्रिसमस को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ये गाइडलाइन जारी हुई है। क्रिसमस न्यू ईयर पर जश्न में कोई डीजे नहीं बजेगा। सार्वजनिक स्थानों के ऊपर कार्यक्रमों में फिलहाल रोक पहले की तरह जारी रहेंगी। छोटे बच्चे बुजुर्ग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।
कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। रायपुर कलेक्टर ने न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। तो कोरोना संक्रमण काल का असर एक बार फिर से क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर पड़ा है। कोविड-19 की सारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। छोटे बच्चे बुजुर्ग शामिल नहीं हो पाएंगे कार्यक्रम में। सार्वजनिक स्थानों पर बड़े कार्यक्रम, बड़े आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। और हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी तहसीन, बताएं गाइडलाइन के बारे में। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो क्रिसमस पर्व और जो नववर्ष के स्वागत कार्यक्रम जो होने हैं उसके लिए कोरोना गाइडलाइन जो है जिला प्रशासन ने इसमें जारी की है। कुल अगर बात करें तो 25 पॉइंट्स पे इन्होंने जो एक गाइडलाइन जारी की गई है उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि कोई भी कार्यक्रम जो है खुले एवं सार्वजनिक स्थान में नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा जो कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन है उसकी अनुमति जिला प्रशासन नहीं देता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इसमें दी गई है उसमें कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल पर 50% अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। कार्यक्रम स्थल की क्षमता के हिसाब से ही वहां किया जाएगा। उसके अलावा जो कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार और निकासी अलग अलग बनाने के इसमें निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे लगाना जाए जिससे और या वीडियोग्राफी की जाए जिससे कि अगर कोई वहां पे अप्रिय स्थिति निर्मित होती है, कोई विवाद होता है तो उससे उनको इसमें कुछ एविडेंस मिल सके। इसके अलावा अगर बात करें कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के मंच पंडाल लगाने के लिए बिल्कुल अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना इसमें अनिवार्य दिया गया और समय समय पर सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। इस बात के सख्त निर्देश जो हैं जिला प्रशासन ने इसमें जारी किए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो FL3 और FL3 का के जो शॉपिंग मॉल में रेस्टोरेंट हैं और जो उनके बार हैं उनको अनुमति जो है वो यथावत रखी गई है। लेकिन उसमें कहा गया है जिस तरीके से दोपहर 12 बजे से रात्रि 11 बजे तक के लिए है और अगर FL3 स्टार एवं उसके ऊपर के स्टार के होटल द्वारा जो है उसमें दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक का पालन करना अनिवार्य इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कार्यक्रम आयोजन के दौरान जो आयोजनकर्ता होंगे चाहे कोई होटल हो या कोई उसमें फार्म हाउस होता है उसमें उनको कहा गया है कि उसमें सुरक्षा के सभी व्यापक इंतजाम करने के इसमें निर्देश दिए गए हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर इन सब नियम शर्तों को अगर पालन नहीं करते कोई पाया जाएगा क्योंकि इसके लिए तो इस नई गाइडलाइन का तहसीन पूरी तरह पालन करना होगा जो बता रहे हैं हमारे सहयोगी तहसीन जैदी, वरना सख्त कार्रवाई इन पर भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया तहसीन आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर से सटे अमलेश्वर थाना इलाके के खुड़मुड़ा गांव में जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस को हत्यारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है और इसके बाद पुलिस ने अब 10,000 का इनाम सुराग देने वाले को देने का ऐलान कर दिया है। वारदात में घायल 11 साल के दुर्गेश की जानकारी के आधार पर एक स्केच बनवाया गया लेकिन उससे खास मदद मिलती दिख नहीं रही। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर डिस्टेंस रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के जरिए पुलिस ये समझने का प्रयास कर रही है कि जो आरोपी भागा वो किस दिशा में कहां पहुंचा होगा। इस आधार पर पुलिस उन इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी। अमलेश्वर पुलिस के मुताबिक अब तक परिवार के लोगों से कोई खास पूछताछ नहीं की जा सकी। मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन हो चुका है। अब परिवार के लोगों से पूछताछ होगी क्योंकि ये तय है घटना की रात आया शख्स परिचित था, वो कौन था, इस बारे में पूछताछ कर जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस ने घटना के पीछे भूमाफिया बिल्डर की भूमिका से इनकार कर दिया। अमलेश्वर थाना प्रभारी के मुताबिक आरआई और तहसीलदार से सारे कागजातों की जांच करा ली गई। मौजूदा प्रोजेक्ट के लिए किसान की उस जमीन की जरूरत नहीं दिखाई जा रही है, इसीलिए जांच का एंगल पारिवारिक विवाद, आपसी रंजिश की तरफ है। मामला सियासी रंग भी ले रहा है। दुर्ग सांसद विजय बघेल के बाद जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भी मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। सीबीआई जांच की मांग की। मृतकों के बच्चों को अपनी 4 महीने की विधायक पेंशन देने की घोषणा की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।